2011 में सिर्फ 25 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट होने वाली ये कंपनी सिर्फ 10 सालों में इंडिया की मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप बन जाती है। Indian educational technology and online tutoring firm Byju's, the learning app has crossed a valuation of $10.5 billion. लाखों स्टूडेंट्स इनके कोर्सेज खरीदते हैं, इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार इन्हें इंडोर्स करते हैं और तो और ये कंपनी IPL और फीफा वर्ल्ड कप की टाइटल स्पॉन्सरशिप भी करती है और इसी तरह ये कंपनी इंडिया के बदलते एडटेक इंडस्ट्री का ताज पहन लेती है। If people are thinking that Byju's is going down, no chance. पर 2021 एक ऐसा साल जो बायजूस के लिए लेकर आती है एक कहर। न्यूज, मीडिया, पब्लिक सब क्रेजी हो जाते हैं। The startup which lived the dream and is now in the dumps. कंपनी के फंक्शनिंग पर सवाल उठते हैं, इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट से तंग हो जाते हैं, ऑडिटर्स और बोर्ड मेंबर्स खुद निकल जाते हैं, हजारों एम्प्लॉइज निकाल दिए जाते हैं और कंपनी करोड़ों की लॉस में डूबने लगती है। और आज हालत ये है कि BCCI भी इन्हें स्पॉन्सरशिप इश्यूज लेकर कोर्ट में ले आई है और ED ने तो इन्हें 9,000 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस के लिए एक्यूज किया है। हैरान करने वाली बात ये है कि 2022 में जिस कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन थी, वो $3 बिलियन पर उतर जाती है। In a fresh setback for Byju's, Dutch investor Prosus Ventures has slashed Byju's valuation to $3 billion. This represents an 86% decline from the previous funding round valuation. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलंकार और आज हम बात करेंगे कैसे बायजूस ने अपने गलत स्ट्रैटेजी के कारण अपनी कब्र खुद खोद ली। यूं तो कंपनी के इस हाल के लिए काफी सारे रीजंस जिम्मेदार हैं, जैसे रॉन्ग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एग्रेसिव एक्विजिशंस, ओवर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग एंड मैनिपुलेटिव सेल्स स्ट्रैटेजी। पर इनमें से आज हम इनके लास्ट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहा इसकी डाउनफॉल के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात है 2011 की, जब बायजू रविंद्रन और उनकी वाइफ दिव्या गोकुलनाथ ने टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट में एंट्री का मन बनाया और स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बनाना शुरू किया और फाइनली 2015 में बायजूस द लर्निंग ऐप को लॉन्च किया। 2016 में उन्होंने क्लेम किया कि उनके ऐप के 55 लाख डाउनलोड्स थे, जिसमें से 2.5 लाख यूजर्स पेड एनुअल सब्सक्राइबर्स थे। 2019 तक बायजूस के 4 करोड़ यूजर्स हो गए थे, जो 2021 में 8 करोड़ और आज 15 करोड़ है। और तभी बायजूस का रेवेन्यू भी 2016 में 110 करोड़ से 2021 में 2,400 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि लास्ट ऑडिट के हिसाब से 3,569 करोड़ है। मान लो ये बायजूस का गोल्डन पीरियड था जिसमें कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन हो गई और ये एडटेक सेक्टर का चमकता सितारा बन गया। बट ये गोल्डन पीरियड जल्द ही ओवर हो गई। And in India, layoffs hits Byju's founder and CEO, Baiju Ravindran. He has apologized now to firm's employees for the clumsy layoffs. इनके लॉसेस 2020 में 249 करोड़ से 2021 में 4,588 करोड़ हो गए एंड लेटेस्ट फाइलिंग्स के अकॉर्डिंग 2022 के लॉसेस 2,253 करोड़ हैं, जहां बायजूस ने 2022 में मार्केटिंग और एड्स पर 2,250 करोड़ खर्च कर दिए, वही उनका रेवेन्यू 2,428 करोड़ सी था। मतलब अपने पैसे ऑपरेशंस और एम्प्लॉइज पर ना खर्च करके बायजूस ने रिस्की स्पेंडिंग करके खुद के लिए ही मुसीबत ले ली। पर इन सब से अलग था इनका सेल्स प्रैक्टिस। अब हम में से कई लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी न किसी को तो जानते ही होंगे जो बायजूस में या तो काम करते थे या फिर बायजूस के महंगे कोर्सेज अपने बच्चों के लिए खरीदे थे। अब इन कोर्सेज या प्रोडक्ट्स को बेचने के पीछे कई सारे मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज थे। 2020 में एक एम्प्लॉय को बायजूस ने बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बनाया, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन्हें पेरेंट्स को इमोशनली मैनिपुलेट करने का काम दिया गया और उन्हें ये भी कहा गया कि वो पेरेंट्स को बताएं कि वो एक सीनियर मेंटर है, ना कि सेल्स एसोसिएट, जिससे पेरेंट्स को उनकी बात पर भरोसा हो। बायजूस के पास हर सिचुएशन के केस स्टडीज थे जिसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने का तरीका डिटेल में बताया गया था। इमोशनल मैनिपुलेशन से लेकर प्रोडक्ट बेचने के लिए हर तरह के टैक्टिक्स थे। जब कोई स्टूडेंट या पेरेंट बायजूस ऐप पर साइन करता था तो सेल्स पर्सन को उनके मोबाइल ब्रांड और उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी का पता चल जाता था और फिर उन्हें इस तरह से ट्रेन किया गया था कि वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट की कीमत सेट करे। मान लो अगर कोई आईफोन यूज कर रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर दो और अगर कोई माइक्रोमैक्स यूज कर रहा है तो थोड़ा कम लगा दो। इसके अलावा उन्हें सिखाया गया था कि कैसे हर सिचुएशन को मैनिपुलेट करके पेरेंट्स के मन में गिल्ट क्रिएट किया जा सकता है ताकि वो प्रोडक्ट्स खरीद लें।
कुछ एम्प्लॉइज का तो ये भी कहना था कि जब कोई लीड रिजेक्ट करता था तब उन्हें ट्रेनीज फॉलो अप करते थे। ऐसे में 4 बार रिजेक्ट होने के बाद भी 5वीं बार में वो अपना प्रोडक्ट बेच ही देते थे। बायजूस एक एडटेक कंपनी नहीं बल्कि एक सेल्स कंपनी बनकर रह गई है, जो बिजनेसमैन से लेकर चाय वाले और रिक्शा वाले को भी मैनिपुलेट कर सकती है। इसके अलावा बायजूस का टॉक्सिक वर्क कल्चर और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कंपनी के डाउनफॉल का एक रीजन है। आज कंपनी का ये हाल है कि यूजर्स और एम्प्लॉइज दोनों ही इसे पसंद नहीं करते। मेरा कहना है कि अगर बायजूस पहले एक सिंपल YouTube चैनल की तरह स्टार्ट होता और धीरे धीरे एडुकेटर्स को हायर करता तो शायद आज वो प्रॉफिटेबल और पीसफुल दोनों होता। तेजी से एक्सपैंड करने की कोशिश उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कभी कभी एक सोची समझी अप्रोच अपनाना एग्रेसिव पुश की बजाय बेहतर होता है, और इसका खामियाजा सिर्फ बायजूस नहीं बल्कि कई सारे नए इंडियन स्टार्टअप्स भी भुगत रहे हैं। इस केस स्टडी से हमें एक की लेसन मिलता है, सही तरह से प्रोडक्ट बेचना और आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छा रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर विश्वास नहीं होता तो इन सब कंपनीज के डाउनफॉल का रीजन कस्टमर सर्विस ही रही है। क्या आप बायजूस की और कोई मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे जुडिशियल सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।